ये रेयर में कैसे नहीं बता पाए, तो ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। ये तो एग्जैक्ट डेटा दिया गया है आयोग के द्वारा। बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे कि जो भाग गए होंगे, उनका डेटा इसमें नहीं होगा। ये डेटा हमको लगता है सरकार को एग्जैक्ट देना चाहिए कि कितना आप नियोजित टीचर को जॉब दिए और कितना फ्रेशर को जॉब दिए। निश्चित रूप से के पाठक का योगदान अपने आप में सराहनीय रहा और माननीय अतुल प्रसाद सर का भी अपने आप में योगदान सराहनीय रहा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ नवीन सर मौजूद हैं बात करने के लिए। कल नियुक्ति पत्र बांटा गया सबको, लेकिन वीडियो वायरल हो रही है और हर जगह यही चर्चा है कि जो भी लोग वहां पे गांधी मैदान में मौजूद थे उनसे पूछा गया कि बीपीएससी के चेयरमैन कौन है बताइए, उपराष्ट्रपति कौन है बताइए। भागने लगे लोग, नहीं बता पाए लोग। सबसे पहले तो जिनको भी कल ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो उनको मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई कि अब वो बिहार के भविष्य को तैयार करने वाले हैं और बेहतर भविष्य बिहार का कैसे बने, ये महत्वपूर्ण बागडोर उनके हाथों में होगी। क्योंकि शिक्षा जिसको के आगे बढ़ाना है, जिस पर सारी बेस टिकी हुई है, उसका आधार प्राइमरी से ही स्टार्ट होगा या फिर अपर प्राइमरी, हाई स्कूल जो भी आप ले लें, तो उसके लिए ये सारे टीचर तैयार हैं और अपना परफॉर्मेंस देने के लिए भी तैयार हैं। और बीपीएससी के द्वारा सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए करके इन पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन एक सवाल जो आप अभी उठाए कि कल बहुत से सवाल इस तरह का किया गया बहुत टीचर से कि बीपीएससी के चेयरमैन कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो हमको लगता है कि रेयर में एक आध इस तरह के मिले होंगे और उस पर भी हमको भी बहुत आश्चर्य लगता है। नवीन सर को भरोसा है जो भी लोग बीपीएससी निकाल के गए? नहीं, 110% हमको भरोसा है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ली है और उस एग्जाम में पास किए हुए ये छात्र हैं, इसलिए हमको तनिक भी संदेह नहीं है। ये रेयर में कैसे नहीं बता पाए, तो ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। मैं भी कि ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी उत्पन्न करती है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर वो क्यों नहीं दे पाए। तो इस पर हम ज्यादा तह तक जाने का प्रयास नहीं करेंगे। अजीब लगा सुनने में कि निश्चित रूप से अजीब लगा। वैसे रेयर में छात्र पॉइंट में होंगे, नहीं के बराबर वैसे छात्र। क्या कहना है जो अंगूठा लगाने के जगह बोले कि हाथ धोकर आ रहे हैं और फरार हैं तो फरार हैं? निश्चित रूप से ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल ये उठता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है बिहार में जो इस तरह के कंडीशन दिए गए हैं, ये अन्य जगह के लिए एक उदाहरण स्वरूप है कि पहले काउंसलिंग के वक्त ही स्ट्रिक्टली वेरिफिकेशन हर जगह होता है। ये नहीं कि आप ओरिएंटेशन में भेज दिए, काउंसलिंग करके भेज दिए, बच्चे पेमेंट भी उठा लिए, तब जाकर के आप वेरिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सब चीज़ हो गया, उसके बाद हाँ, उसके बाद अंगूठा लगा रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है और थोड़ा सा शंकाएं भी पैदा करती है और बहुत इससे लॉस भी है। लॉस उन छात्रों को है कि जो कि अभी जैसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पर अभी डे बाय डे में अभी देखिए कि 4 जनवरी को जो थंब इंप्रेशन में 14 बच्चे पकड़ाए, 5 जनवरी को 32 पकड़ाए, 6 जनवरी को 29 पकड़ाए, 8 जनवरी को 45 पकड़ाए, 9 जनवरी को 39 पकड़ाए, 10 जनवरी को 67 पकड़ाए, 11 जनवरी को 39। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से ज्यादा हो सकते हैं। ये तो एग्जैक्ट डेटा दिया गया है आयोग के द्वारा। बहुत ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे कि जो भाग गए होंगे, उनका डेटा इसमें नहीं होगा, तो डे बाय डे में लगातार पकड़ा रहे हैं। तो क्या आयोग इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये जो कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं या जो इस जालसाजी में पकड़ा रहे हैं, उनके द्वारा जो सीट वैकेंट किया जाएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उसको ऐड किया जाएगा? ये आश्वस्त करेगी और करना चाहिए। पहले क्यों नहीं पकड़ाए? हाँ, यही तो पहले कैसे पकड़ाते? आप तो सिर्फ वो वेरीफाई किए कि डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया हुआ था सिर्फ उसी को आप वेरीफाई किए, थंब इंप्रेशन वो सब तो उस तरह का हुआ ही नहीं, इसलिए करके नहीं पकड़ाए। अब जाकर के कैंडिडेट ये पकड़ा रहे हैं और इसमें भी अभी जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जांच की जाएगी कि कौन जालसाजी किए हुए छात्र हैं, कौन बैक डेट में डिग्री लिए हुए छात्र हैं, हमको लगता है कि और भी बहुत इसमें कैंडिडेट पकड़ाएंगे। नहीं लग रहा है कि प्रिंसिपल साहब से जब पूछा जाएगा कि यही थे जो पढ़ा रहे थे तुमको 1 महीना से, 1 साल से, 4 महीना से, तो क्या लगता है प्रिंसिपल जो है वो सच बोलेंगे कि झूठ बोलेंगे? आपको तजुर्बा है, आप हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन दबाव भी तो उन पर पड़ सकती है। दोनों बातें हो सकती है। दबाव डर का कि पैसा का कि दोस्ती का? दोनों चीज का। और आजकल किस तरीके से बिकते हैं तो ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन हम निगेटिव पहलू पर नहीं जाएंगे। तो सवाल यही उठता है किस तरह। अभी आप देखे होंगे कि TRE 1 का 41 कैंडिडेट का लगभग फिर से रिजल्ट जारी किया गया। वहां कारण बताया गया कि जो भी छात्र दावा आपत्ति किए थे उसमें 41 स्टूडेंट का शिकायत सही पाया गया और उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था। इसके कारण से उनका रिजल्ट दोबारा से दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आपका टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से आपने रिजल्ट तैयार किया था,
कहाँ कमी रह गई कि ये 41 छात्र वंचित हो पाए, एग्जैक्ट इनका नहीं हो पाया। मे भी कि मानवीय भूल की संभावनाएं बनी रहती है, उस तरह का हुआ होगा। लेकिन छात्रों को आप एकदम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि छात्रों की तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए, जबकि वो वाजिब सवाल आपसे करते हैं। पूछने में भी डर रहे थे, पूछने में बिल्कुल डरते हैं। वो हमसे बार बार फोन करके आपसे पूछते हैं कि सर दवा आपत्ति करें कि नहीं, कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई तो नहीं हो जाएगी। लेकिन आप गलती किए, इसका कोई 5 साल के लिए लटक तो नहीं जाएंगे लोग, ये भी सवाल। हाँ बिल्कुल, इस पर इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। इसलिए अगर देखा जाए तो लूप होल बहुत सारा है, बहुत जगहों पर है। तो और दूसरा क्या, फिर से हम ये इस बात को अवगत आपको कराना चाहेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 14,700 समथिंग रिजल्ट जारी की जाएगी, तो मेरा अपना मानना है कि 97,000 समथिंग, कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोले कि इतना रिजल्ट जारी किया गया है। सवाल ये उठता है कि 1,22,000 लगभग वैकेंसी थी, तो बाकी सीट वैकेंट कैसे रह गई, जबकि कट ऑफ आपका इतना हाई गया, तो वो सीट वैकेंट कैसे रह गई, ये एक बड़ा सा सवाल है। तो आखिर वो जो वैकेंट सीट रही है, क्या उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए? इसका भी जवाब निश्चित रूप से सब फेंक दिया जाएगा टीआरई 3.0 में, निश्चित रूप से जाएगा ही जाएगा। डेटा का खेल है, वो डेटा वो आगे चल करके ऐड होगा। इतिहास सही में रचा गया है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो स्टेज पर से गरजते हुए कहें इतिहास रच दिया, इतिहास रच दिया। आप बताइए, इतिहास सही में रचा गया है? इतिहास तो रचा गया है, क्योंकि आप देखेंगे 1,70,000 फिर 1,22,000, ये मामूली वैकेंसी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इलेक्शन से पहले ही क्यों? आप 6 साल 7 साल आप देख लीजिए, बीच में कितने सुखाड़ की स्थिति थे। आप भी तो टेंशन में थे कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कुछ वैकेंसी नहीं है। लगातार छात्र जद्दोजहद करते रहे, लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे और लाठी खाए, क्या क्या नहीं किए। तब जाकर के इलेक्शन से पहले लगातार वैकेंसी का पिटारा खोल दिया गया। ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से बच्चों को लाभ हुआ और इनडायरेक्ट रूप से सही लाभान्वित हुए, इतना परिवार रोशन हुआ, ये बात हम मानते हैं। क्या बाहर ही खाली जॉब लेंगे? लेकिन ये एक सरकार को रूल बनानी चाहिए कि वैकेंसी को रेगुलर करनी चाहिए। आप कम ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन कैलेंडर जिस तरीके से अभी आकर के आप दिए हैं, ये ईयर बाय ईयर कैलेंडर फॉलो होना चाहिए। तो इसमें एक अलग आपकी छाप बनेगी, आपकी पहचान बनेगी, सरकार के प्रति आम यूथ का या आम पब्लिक का विश्वास बढ़ेगा। एक सवाल और आप किए, अभी आप किए कि सिर्फ बाहरी को नौकरी मिलेगा, सिर्फ बाहरी को नौकरी वाली बात है। तो यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। बिहार वाले बच्चे भी अदर स्टेट में जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पूरी तरीके से रीजनल वैकेंसी थी। आप देखें कि झारखंड दरवाजा बंद कर दिए हैं टीचर में, उत्तर प्रदेश भी बंद कर चुकी है, और लगभग स्टेट में ये बातें हैं। तो बिहार ही इतना उदार क्यों, एक बड़ा सा सवाल उठता है। लेकिन बिहारी बच्चे सब जगह जाते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री का ये दूरगामी सोच है, बड़ा सोच है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी देखना चाहिए कि आपके अपने बच्चे बेरोजगारी का इतना बड़ा दंश झेल रहे हैं, वो अंडमान निकोबार में जॉब मिलेगा तो वहां भी जाने के लिए लक्षद्वीप में तैयार रहेंगे। तो तनिक यहाँ पर भी सोचने की जरूरत है। ये भी बनता है कि आधे नियोजित ले जाएंगे, आधे बाहरी ले जाएंगे, तो आप जिनको पढ़ा रहे हैं वो उनको कहां से नौकरी मिलेगी? ये डेटा हमको लगता है सरकार को एग्जैक्ट देना चाहिए कि कितना आप नियोजित टीचर को जॉब दिए और कितना फ्रेशर को जॉब दिए, कितना अदर कितना अदर स्टेट वाले कैंडिडेट की वास्तविक संख्या है, ये चीज क्लियर करना चाहिए। महिला और पुरुष अभ्यर्थी का बराबर कट ऑफ जाना बड़ा प्रश्न चिन्ह पैदा करता है। लेकिन चेयरमैन सर कलिष्ठ भाषा में इस बात को समझाए हैं घुमा करके, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समझ में नहीं आई वो बात। और आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण की जहाँ तक बातें की गई, 1 to 5, 6 to 8 में 50% और 35% टीजीटी पीजीटी में, तो क्या वास्तविक रूप से उस क्षैतिज आरक्षण का पालन किया गया? तो बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न करते हैं यहाँ पर, और प्रश्न उठता है। और चेयरमैन सर के द्वारा जो बताया गया, जो बातें उनके द्वारा बताई गई इस संदर्भ में, तो कहीं ना कहीं आसान भाषा में अगर सर इस बात को बताते तो हमको लगता है कि ज़्यादा समझ में आते। जो शिक्षक पकड़ा रहे हैं, जो थंब इंप्रेशन में सब लोग, तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? के पाठक, अतुल प्रसाद, सरकार, किसकी गलती है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी तो गलती फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं उनकी है कि गलत लोग घुसे हैं। लेकिन सरकार को भी चाहिए था कि पहले ही चरण में जिस समय आप काउंसलिंग करा रहे थे, ये सब व्यवस्था अगर वहीं पर रखा जाता तो मेरे ख्याल से और बेहतर होता। मरीन ड्राइव पे जब बस से उतरी तो सबके जुबान पे एक ही नाम था, के पाठक, के पाठक, के पाठक। निश्चित रूप से के पाठक का योगदान अपने आप में सराहनीय रहा, और माननीय अतुल प्रसाद सर का भी अपने आप में योगदान सराहनीय रहा कि एक रिकॉर्ड समय में उन्होंने रिजल्ट दिया है। लेकिन बाद में थोड़ा सा
तानाशाही वाला एक इमेज बना जो मेरे ख्याल से क्या वो दोनों का कह रहे हैं या बस के पाठक का? नहीं, थोड़ा सा हम चेयरमैन सर को आम स्टूडेंट इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाया तो उसको लेकर के बहुत छात्रों को परेशानी फील हुई। जो वाजिब उनको करना था दावा आपत्ति, वो भी करने से बच रहे थे। एक मन में अंदर में कसक सा रह गया था कि क्या हम अगर अपनी बातों को रखेंगे, कहीं हम भी तो 1 साल के लिए या 5 साल के लिए दीवार तो नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उदार होना चाहिए था चेयरमैन सर को। सबसे बड़ा मुद्दा अब क्या बनेगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र तो बढ़ गए, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव भी जो बोलना था वो बोल दिए, शिक्षा मंत्री को जो बोलना था बोल दिए, आपको जो बोलना था वो बोल दिए। अब जो शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का, अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनने वाला है? नहीं, मुद्दा की बात नहीं है। सरकार भी बहुत अच्छा काम किए कि लास्ट मोमेंट में इतनी सारी वैकेंसियां दे करके पूरे राज्य का जितने भी अलग अलग राज्य हैं उनके लिए एक उदाहरण पेश किए। उन पर भी जाकर प्रेशर बना है कि वो अपने स्टेट में भी अब जॉब का पिटारा खोले। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग अपना क्रेज बनाने में सफल रहे। और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हम 10 लाख नियुक्ति और 10 लाख रोजगार देने की बातें उन्होंने की, तो ये अपने आप में प्रशंसनीय कदम है। लेकिन अब देखना ये है कि आधा तो उन्होंने काम कर दिखाया है और आधा काम कब तक वो करते हैं, अब ये भी इंतजार। 7 लाख, हाँ, 7 लाख, हाँ, निश्चित रूप से। और आम छात्रों को अब ये भी चीज आगे देखने की कोशिश और उनको एक वर्ड बोलना नहीं चाहेंगे, जो शिक्षक फरार हैं, हाथ धोने के लिए गए हैं, अब तक आए नहीं है, उनको एक वर्ड नहीं बोलना चाहेंगे? नहीं, हम तो सिर्फ यही बोलना चाहेंगे, गलत होता है। अगर आप गलत तरीके से अगर सिस्टम में अब घुस भी जाएं तो अब पहले वाली स्थिति नहीं है। अब आपका डेटा सारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, आज न कल आप निश्चित रूप से पकड़े जाएंगे और आपका करियर तबाह हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो भी अभ्यर्थी इस तरह के हैं या करने की सोच रहे हैं या आगे इरादा रखते हैं तो अभी से अलर्ट मोड में हो जाएं। अब आप बच नहीं सकते हैं। तो देखिए नवीन सर का क्या कुछ कहना था नियुक्ति पत्र पे, के पाठक पे, अतुल प्रसाद पे, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पे, और जो शिक्षक भैया अभी तक फरार हैं, हाथ धोने गए थे अब तक वापस नहीं आए, उन पे भी बोला है नवीन सर ने। क्या कुछ कहा वो आपने सुनिए। तो बस अब देखना ये होगा कि अब नौकरियों की जो बारिश है वो अब कब होती है। क्या कुछ कहना था नवीन सर का वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।